हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई अध्यायों में हमने पद्यांशों गद्यांशों की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा की है। साथ ही हमने जाना है कि जब हम प्रसंग लिखते हैं तो हमें उसमें क्या लिखना है और व्याख्या हमें किसी भी गद्यांश या पद्यांश की कैसे लिखनी है। आज के अध्याय में हम दो कविता सुई और तागे तथा आदतों के बारे में इनसे लिए दो पद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये दोनों कविता बीए ऑनर्स सेकंड ईयर सेमेस्टर 4 से ली गई हैं और व्याख्या एक ऐसा विषय है जो कि हिंदी की हर परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं सुई और तागे और आदतों के बारे में पद्यांशों की व्याख्या। मैं पहला अपना पद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद बताऊंगी आपको उसके संदर्भ यानी कि प्रसंग के विषय में, और फिर हम व्याख्या साथ ही साथ उस पद्यांश में कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाहता है इसके विषय में भी जानेंगे। तो शुरू करती हूँ अपना पहला काव्यांश या पद्यांश। माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही है। पानी गिर नहीं रहा, पर गिर सकता है किसी भी समय। मुझे बाहर जाना है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है। यह तय है, मैं जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा। जैसे मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसका गिलास, वह सफेद साड़ी जिसमें काली किनारी है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिसे इस समूची दुनिया में माँ और सिर्फ माँ पहनती है। उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और मैंने देखा है कि सर्दियाँ जब भी आती हैं तो माँ थोड़ा और झुक जाती है अपनी परछाई की तरफ। दोस्तों, जो अभी हमने काव्यांश पढ़ा, ये हमने केदारनाथ सिंह की कविता सुई और तागे के बीच में से लिया है और इसमें कवि ने आधुनिक जीवन की विवशता और इस विवशता के चलते माता पुत्र का विरह और दोनों के हृदयगत भावों को बिछड़ने के दर्द को हमें अपनी इस पद्यांश में उकेरा है। तो अब हम इसकी व्याख्या जानते हैं। माँ बेटे के विरह के पल की स्थिति का मार्मिक हृदय स्पर्शी चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि माँ अकेलेपन की सोच सोच कर दुखी हो रही है। उसकी आंखें बोझिल हो चुकी हैं। अब बस उसकी आंखों में आंसू गिरने वाले हैं। वह उन सभी बीते हुए दृश्यों को स्मरण करती है। बेटे के बाहर जाने के बारे में सोचकर चुप रह जाती है। उसे लगता है कि मेरा पुत्र बाहर जाकर यह भूल जाएगा कि उसकी माँ भी है। वह उसके द्वारा बचपन में प्रयोग लाई गई कटोरी, गिलास और बाकी की सब सामग्रियों को भूल सकता है। वह अपनी माँ के द्वारा पहनी जा रही वह सफेद साड़ी जिस पर काले रंग की किनारी बनी हुई है उसे भी भूल सकता है, जबकि उसकी माँ वह साड़ी वस्त्राभाव के कारण कई दिनों से लगातार पहन रही है। वह भूल तो नहीं जाएगा। ऐसा सोचते हुए पुत्र यह भी सोचता है कि कैसे प्रत्येक सर्दी के बाद उसकी माँ की शारीरिक अवस्था कमजोर हो जाती है और वह ज्यादा कमजोर व कृशकाय होकर थोड़ी सी झुक जाती हैं। ऐसा लगता है कि मानो वह अपनी परछाई से के और करीब होती जा रही हैं, इतनी वो झुकती जा रही हैं। ऐसा ये सब बातें एक बेटा सोच रहा है, जबकि उसे अपनी माँ को छोड़कर बाहर जाना है और उसकी माँ उदास बैठी है। दोस्तों, इस काव्यांश में कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाह रहा है? कवि का कहना है कि बढ़ती भौतिकता और शहरीकरण की व्यवस्था से उपजी मानसिकता पर कवि इस पद्यांश के माध्यम से व्यंग करते हैं। साथ ही साथ माँ बेटे के विरह के समय दोनों की मनोवस्था का सटीक चित्रण भी कवि ने इस पद्यांश के द्वारा किया है। अब हम अपना दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं, जो कि हमने लिया है अच्छी आदतों के बारे में से। अच्छी आदतों के बनिस्पत बुरी आदतें बहुत देर तक पीछा करती हैं आदमी का। आदमी कुछ लतें तो इसलिए पाल लेता है कि वह अलग दिखना चाहता है ईश्वर से। जब तेजी से व्यावसायिक होने लगती हैं चीजें तो नई आदतें प्रवेश करती हैं समाज में। लोग कोहनी उठाकर चलने लगते हैं अचानक। कोहनी से धकियाते हुए वे निकल जाना चाहते हैं एक दूसरे से आगे। हिंसा धीरे धीरे बन जाती है एक आदत। सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही शिकार नहीं होते हैं हिंसा के। तो दोस्तों, जो ये अभी हमने काव्यांश पढ़ा, ये पंक्तियां
कवि राजेश जोशी की कविता आदतों के बारे में से ली गई हैं और इन पंक्तियों में कवि आदतों की प्रभावकारी स्थितियों के बारे में हमें बता रहे हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर दो तरह की आदतें होती हैं, चाहे वो कुछ आदतें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। और ये जो हम अपने जीवन में बाध्यताएं पाल लेते हैं, इसे ही कवि ने, जिनसे हम स्वतंत्र नहीं होना चाहते, उसी को कवि ने आदत का नाम दिया है। ये आदतें अच्छी हों या बुरी, हमें अपने से बांध लेती हैं। और बहुत बार ये भी देखा जाता है कि प्रायः अच्छी आदतों की अपेक्षा बुरी आदतें हमें ज़्यादा मजबूती से जकड़ लेती हैं और हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो हमारा पीछा करते हैं, यानी कि हम बुरी आदतों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। यह भी अजीब विडंबना है कि हम स्वयं ही आदतों को अपने से बांधते हैं। यहाँ तक इन आदतों के माध्यम से हम स्वयं को परमात्मा से भिन्न दिखाने का, अलग दिखाने का प्रयास भी करते हैं। दोस्तों, इन आदतों का एक संबंध भौतिकता से जुड़ा हुआ है। अनेक भौतिक स्थितियां हमारी आदतों में व्यवसाय की तरह जुड़ जाती हैं। जैसी स्थिति होती है, वैसी भौतिक स्थिति होती है, वैसी ही हमारी आदत बन जाती है। इन आदतों में व्यक्ति धंस जाता है। कैसे धंस जाता है? जैसे जब हम कोहनियों के बल चलने लग जाते हैं। और भौतिकतावादी आदतें एक दूसरे को धकियाते हुए आगे निकलना चाहती हैं, एक दूसरे का स्थान लेती जाती हैं, और फिर जो ये आदतें होती हैं वही हिंसा का रूप भी ले लेती हैं। और हम सब जानते हैं कि हिंसा जब आदत का रूप ले लेती है तो वह किसी को भी नहीं देखती है, ना किसी को देखती कि वो स्त्री है या पुरुष है या बालक है या वृद्ध है या युवा है, युवती है। हिंसा किसी को नहीं देखती, सभी इसकी चपेट में आ जाते हैं। दोस्तों, ये हमने व्याख्या जानी। अब हम इसमें कवि विशेष तौर पर क्या कहना चाहते हैं उसे भी जान लेते हैं। राजेश जोशी आदत को भौतिकता से जोड़कर हिंसा के रूप में परिवर्तित होते देख रहे हैं। सच्ची बात है दोस्तों, और यही वर्तमान समय की भयावह प्रवृत्ति बन चुकी है लोगों की। मानव स्वयं अपनी आदतों के वशीभूत होकर, इसमें किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं होता। जो भी आदतें होती हैं दोस्तों, वो हमारे द्वारा ही बनाई जाती हैं। हमें जो आदत बन गई है उससे हम ही पीछा छुड़ा सकते हैं, कोई दूसरा उसमें हमारा सहयोग नहीं कर सकता। अच्छी आदतें हैं, किसी का हमें आदत है कि हमें किसी का भला करना है, तो वो फिर सही है। लेकिन बुरी आदतें जब हिंसा के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो वो सिर्फ आदमी का ही नहीं, समाज के लिए भी समाज के लिए भी बुरी साबित होती हैं। तो दोस्तों, ये हमने जाने सुई और तागे और अच्छी आदतों के बारे में कविताओं में से लिए दो पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।